बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है मशीन डिज़ाइन का, हम लोग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास स्ट्रेसेस की। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्ट्रेस: व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, a resisting force is set up within the component. This internal resistance force per unit area is called stress. अब वो ये कहता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर से वो उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी टेबल पे अपना हाथ रख के पुश करते हैं तो टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वुड के, वो क्या करेंगे, वो आपके हाथ की फोर्स को अपोज करेंगे। तो वो अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप ले लें तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। याद रखिए, स्ट्रेस आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। अब स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप पास्कल भी कह सकते हो। यूजली स्ट्रेस को हम किलो पास्कल या मेगा पास्कल में लेते हैं। किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 या 1000 पास्कल, and 1 megapascal is equal to 10 the raise 6 pascal, and 1 gigapascal is equal to 10 the raise 9 pascal, and 1 terapascal is equal to 10 the raise 12 pascal. अब चूंकि स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं इसलिए हम ये यूनिट्स, इसके लार्ज यूनिट्स भी पढ़ेंगे। In engineering applications, we use the original cross-sectional area of the specimen and it is known as conventional stress or the engineering stress. वो कहता है कि एक तो एरिया होता है ऑब्जेक्ट का जो हम स्ट्रेस लगाने से पहले लेते हैं। लेट सपोज आफ्टर स्ट्रेस ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उस टाइम उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो वो कहता है इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम जो एरिया लेते हैं वो हम ओरिजिनल एरिया ले रहे होते हैं। तो उस टाइम जो स्ट्रेस होती है उसको हम कन्वेंशनल स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहले तीन मेजर टाइप्स हैं आपकी। एक डायरेक्ट स्ट्रेस आती है या सिंपल स्ट्रेस आती है, एक आपके पास इनडायरेक्ट स्ट्रेस आती है, और थर्डली आपके पास आती है कंबाइंड स्ट्रेस। अब जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसको हम मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आपके पास आ जाता है शेयर स्ट्रेस, सेकेंडली आपके पास आ जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोगों ने मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब जो आपके पास इनडायरेक्ट स्ट्रेस थी, इनडायरेक्ट स्ट्रेस को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले आपके पास है टॉर्जनल स्ट्रेस, सेकेंड आपके पास है बेंडिंग स्ट्रेस, और थर्डली आपके पास है कंबाइंड स्ट्रेस। इसकी कोई आगे सब ब्रांच नहीं है। तो अब वन बाय वन हम इन स्ट्रेसेस की डेफिनेशंस को, इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होती है। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है? डायरेक्ट स्ट्रेस में भी नॉर्मल स्ट्रेस और द शेयर स्ट्रेस। अब इसको आप नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हो, ये शेयर स्ट्रेस भी कह सकते हो। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब कोई आपके पास सरफेस प्लेन है, लेट्स सपोज आपके पास टेबल है, टेबल पे परपेंडिकुलर जब आप अपना हाथ प्लेस करते हो और फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड दैट द रिजल्टिंग स्ट्रेस जनरेटिंग इन दैट कंडीशन इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल को मज़ीद हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आती है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कौन सी होती है? टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास रॉड है, रॉड को आप दोनों तरफ से इस तरफ फोर लगाते हो, आप उसको पुल करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करोगे, उसको पुल करोगे तो उसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इट एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड पुल्स ऑन द एरिया टेन। सो जिस तरह आप डायग्राम ए में देख सकते हैं कि आपके पास ये आपके पास पी फोर्स है, दोनों तरफ साइडों पे एक्ट कर रही है। तो ये जो इसकी सरफेस है इस पे ये पी फोर्स क्या है, नॉर्मल है। सो आप कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या है, हमारे पास टेंसाइल फोर्स है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब यहाँ पे उसने अगेन वही दिखाया हुआ है आपके पास कि हमारे पास कौन सी रिजल्टिंग जो स्ट्रेस अंदर से इंट्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टिंग। अब जो रेजिस्टिंग स्ट्रेस अंदर से आ रही है वो क्या है, वो इस तरह की होंगी। जो फोर्स इस तरह लग रही है, इसको हम अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्रॉस सेक्ट करें, इसको हम यहाँ से काटें, तो ये जो अंदर से स्ट्रेसेस होंगी वो इसके इस तरफ होंगी। हमने तो फोर्स लगाई इस तरफ और इस तरफ,
तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर, तो इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी इन साइड वो इस तरह होंगी, और अगर मैं राइट साइड वाली को कंसीडर करूँ तो इस पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो इस तरह होंगी। तो ओवरऑल इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो उसको उसने रिजल्टेंट रेजिस्टिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है डी डायग्राम में। तो टेंसाइल कौन सी थी ओवरऑल जिसमें हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं, या खिंचाव की स्ट्रेस भी आप कह सकते हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सी होती है, अगर आप किसी चीज़ को टेंसाइल स्ट्रेस को, जैसे किसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है। अब रिवर्स करने का क्या मतलब है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये भी रिवर्स है, और इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये एरो हेड अपोजिट साइड पे, बल्कि उसको इनसाइड होना चाहिए। तो ये जो दो फोर्सेज आप लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली कंप्रेस कर रहे हो इसको। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, आपके पास स्ट्रेसेस अंदर से जनरेट होंगी, और वो क्या होंगी, वो अपोजिट होंगी। तो अपोजिट स्ट्रेसेस जो जनरेट होंगी एग्जिस्टिंग वो होंगी, अब इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब होगा क्या, आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में आपके पास लेंथ कम हो जाती है और एरिया क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। आगे आता है आपके पास शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होती है किसी शेप की शेप की वजह से जो स्ट्रेस होती है, या शेप जब डिफॉर्म हो रही होती है तो उस टाइम जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होती है उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। Shear stress is induced in a body when subject to two equal and opposite forces which are acting tangentially। वो कहता है जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, आप इस डायग्राम बी में देखें या डायग्राम सॉरी ए में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड पे एक फोर्स पी लग रही है इस डायरेक्शन में, और ऊपर जाके देखें तो फोर्स पी लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में इसके। तो ये दो फोर्सेस अगर आपकी लग रही हों एक बॉडी पे टेंजेंशियली और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस टाइम जो रिजल्टिंग स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। आप देख सकते हैं, आप ऊपर वाली इस तरफ एक्ट किया तो नीचे यहाँ पे इस तरफ एक्शन होगा, यहाँ पे जब नीचे इस तरफ होगा तो इसके अपोजिट एक्शन इस तरफ होगा, और नीचे अगेन इस तरफ होगा। तो इसने क्रॉस सेक्ट करके आपको दिखाया हुआ है शियर स्ट्रेस की जो बॉडी की शेप को चेंज कर दे, दैट इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। और ये होती किस वजह से है, जब दो फोर्सेस टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं क्रॉस सेक्शन पे किसी भी चीज़ के, तो उसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है। आगे जाते हैं आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस कौन सी होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस समझने से पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, और वो इस तरह एक्ट करे कि उसको वो डिफॉर्म कर दे। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे आपके पास क्या है, एक आपके पास रोलर स्पोर्ट है और सेकंड आपके पास कोई पिन स्पोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीम की डायग्राम इसने आपको क्लियरली दिखाया हुआ है कि यहाँ पे फोर्स लगने से बीम क्या हो गया, बेंड हो गया। तो इस टाइम जो इसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग स्ट्रेस। और ये क्या होती है, अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होती है। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये इसने आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप लेट्स सपोज ये एन इसने दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन से कि दिस इज़ योर न्यूट्रल एक्सिस। फोर्स लगाने से पहले ये आपका बीम इस कंडीशन में था, बी जी और सी एच लाइन्स जो थी वो नॉर्मल थी, स्ट्रेट लाइन्स थी, इसमें कोई आपकी डिफॉर्मेशन नहीं थी। अब आपने जब इसे फोर्स लगाई तो ये क्या हो गया, बेंड हो गया। तो अगर आप इसको किसी एक रेफरेंस एक्सिस से देखें तो यू विल सी कि यहाँ पे जो बी और जी थे वो उसने शेप अडॉप्ट कर ली बी प्राइम और जी प्राइम की, और जो सी एंड एच थे उन्होंने शेप अडॉप्ट कर ली सी प्राइम एंड एच प्राइम की। तो यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द डिफॉर्मेशन हुई है दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग स्ट्रेस। आगे आता है आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेस। When a machine member is subjected to the action of two equal and opposite couples, अब याद रखिए जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियली अप्लाई हुई थी तो आपके पास जो स्ट्रेस जनरेट हुई थी दैट वाज शियर स्ट्रेस। लेकिन अगर वो इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई होंगे तो जो आपके पास स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो आपके पास शियर स्ट्रेस होगी। अब लेट्स सपोज ये आपके पास कोई रॉड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस साइड पे वो फिक्स है, यहाँ पे आपने रॉड को पकड़ के क्या किया, ट्विस्ट किया। आपने किस तरह किया, आपने इसको क्लॉकवाइज आपने क्या किया, इसको ट्विस्ट किया। जब आपने ट्विस्ट किया तो ये क्या होगी, इसकी शक्ल चेंज होगी। लेट्स सपोज पहले इसके एक्सिस ये दरमियान वाले थे न्यूट्रल, तो ये क्या हुआ, या तो ये क्या होगा, इसके एक्सिस डिफॉर्म हो कि न्यू पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये इसने फ्रंट का क्रॉस सेक्शन इसका दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है जो उसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दे दैट इज कॉल्ड द टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अब कुछ और हमारे पास स्ट्रेसेस होती हैं जिनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं।
उसमें हमारे पास आ जाती है रेजिडुअल स्ट्रेस। अब रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होती है, वो कहते हैं ये जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही होती है, या जब भी किसी चीज़ पे आप फोर्सेस लगा रहे होते हो, या जब भी आप कोई चीज़ वेल्ड कर लेते हो, तो चीज़ तो मैन्युफैक्चर हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेसेस या उनके असरात बाकी रह जाते हैं। तो वो जो हमेशा के लिए उसमें स्ट्रेसेस बाकी रह जाती हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग वेल्डिंग या कोई भी प्रोसेस के दौरान, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस। आगे आते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन स्ट्रक्चरल मेंबर बिकॉज ऑफ द वेट्स दैट सपोर्ट। अब जो स्ट्रक्चर की वजह से ही उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग में आपने फाउंडेशन में कॉलम स्ट्रक्चर भी रखा और बीम में आपने बीम स्ट्रक्चर भी रखा। अब बीम के ऊपर जब आपका जब आपका कॉलम के ऊपर आपका बीम आएगा, तो कॉलम क्या होगा, एक फोर्स फेस करेगा। सिमिलरली कॉलम का अपना भी वेट है। तो अपने स्ट्रक्चर की वजह से जो उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस। तो जो बीम का वेट और कॉलम के अपने वेट की वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी, दैट आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस। आगे आ जाता है आपके पास प्रेशर स्ट्रेसेस। अब प्रेशर क्या होती है, जो हमारे पास प्रेशर वेसल्स होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास गैस के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, आपके पास ऑयल के कंटेनर्स हैं, आपके पास एलपीजी के कंटेनर्स हैं, सीएनजी के कंटेनर्स हैं आपके पास। तो वो जो कंटेनर्स के अंदर जो स्ट्रेसेस लग रही होती हैं प्रेशर वाली, उन स्ट्रेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर स्ट्रेसेस। क्योंकि वो प्रेशर इंड्यूस कर रहे होते हैं अपना उसके सिलेंडर की वॉल्स पे, तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेसेस हैं, ये हमारे पास प्रेशर स्ट्रेसेस हैं। आगे आ जाता है आपके पास बीयरिंग स्ट्रेस। व्हेन वन ऑब्जेक्ट प्रेसेस अगेंस्ट अनदर, इट इज़ रेफर टू बीयरिंग स्ट्रेस। अब जब एक, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे सॉइल है, ऊपर इसने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, तो ये अर्थ प्रेस होने की कोशिश करेगी। कहाँ पे, ये अर्थ नीचे प्रेस होगी और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को प्रेस करेगा। तो इस वजह से जो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होती है, उनको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या बीयरिंग स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं। आगे आपके पास आती है फटीग स्ट्रेसेस। अब जब आप फॉर एग्जांपल नेल लगाते हैं किसी भी वुड के अंदर, तो उस पे आप क्या है कि साइक्लिंग लोडिंग अप्लाई करते हैं। तो जो साइक्लिंग लोडिंग आप अप्लाई करते हैं, साइक्लिक लोडिंग की वजह से वो क्या होता है, एक तो वो हीट हो जाता है, दूसरा क्या होता है उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होती है, तीसरा क्या है उसमें साउंड क्रिएट होती है। तो ये जो सारी स्ट्रेसेस एक साइक्लिक लोडिंग की वजह से होती हैं, इसको हम कहते हैं फटीग स्ट्रेस। मीन के जब आप किसी भी चीज़ पे बार बार साइक्लिक विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रेस, या इसको आप कह सकते हैं फटीग स्ट्रेस। आगे आपके पास आती है थर्मल स्ट्रेस। अगर आपने किसी रॉड है, आपको रॉड दोनों तरफ से आपने फिक्स कर दिए, आपने क्या किया, रॉड को गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब इसको रॉड को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उस रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होते हैं। अब जो चूंकि दोनों तरफ से वो फिक्स है, तो उसके अंदर जो हीट की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। मीन टू से द स्ट्रेस फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम द हीट इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट वेन एवर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर प्रेजेंट। मीन टू से जब टेम्परेचर चेंज होता है आपके पास, तो ये उस वक्त स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। डिफरेंट टेम्परेचर प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सपेंशंस एंड सब्जेक्ट मटेरियल टू द इंटरनल स्ट्रेस। दिस, अब वो कहता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे उसमें डिफरेंट तरीके से एक्सपेंशंस हो सकती हैं। ये हर मटेरियल टू मटेरियल आपका क्या होता है, वेरी करता है, क्योंकि हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिफरेंट होती हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज पार्टिकुलरली noticeable in mechanism operating at high temperature that are cooled by a cooled fluid। अब जिस तरह जब आपकी गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे आप क्या है, ये लेथ का ऑपरेशन हो रहा होता है, वहाँ पे आप एक कूलेंट ज़रूर लगाते हैं। अब आप कूलेंट जो लगाते हैं वो क्या करता है, वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को कूल कर रहा होता है, वर्क पीस को। क्यों कि उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो कम जनरेट हो, वो उसकी हीट को अब्जॉर्ब कर ले, कूलेंट इसलिए होता है। अब जब उस टाइम जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। आगे आ जाता है आपके पास फ्लो स्ट्रेसेस। अब फ्लो स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं, फ्लो स्ट्रेसेस अकर्स व्हेन अ mass of flowing fluid induce a dynamic pressure on a conduit wall। फॉर एग्जाम्पल आपके
एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब उस पाइप का आप एकदम से क्या है, एक हर्डल उसमें रखते हैं या वॉल्व उसको क्लोज करते हैं, तो पीछे से एक पूरे फ्लूइड का प्रेशर आ रहा है, तो वो पूरा प्रेशर उस पर एकदम से एक्सर्ट होगा उस वॉल्व पे या उस हर्डल पे। तो उसको आप कहते हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी फ्लो की वजह से, उसको आप कहते हैं फ्लो स्ट्रेस। और इसको आप मोस्टली जो फ्लूइड मैकेनिक्स की टर्म में यूज़ करते हो, उसको आप वहाँ पे वाटर हैमरिंग का इफेक्ट कहते हो। तो वाटर हैमर क्या होता है कि वाटर ने एज ए हैमर एक्ट किया अपने जो दरमियान में आपने वॉल क्लोज किया अचानक। ये कब जनरेट होती है, जब आप इस फ्लूइड के पैसेज में सडनली कोई रुकावट प्लेस करते हैं, मोस्टली ये उस वक्त जनरेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप यू आपको सारी स्ट्रेसेस की टाइप समझ आई होंगी। अगर कोई रह गई हैं या आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।